नमस्कार। आज हम बात करेंगे नेशनल कमीशन टू रिव्यू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी NCRWC की। ये एक महत्वपूर्ण कमीशन था जिसे भारत सरकार ने साल 2000 में बनाया था। जी हाँ, और इसके अध्यक्ष थे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस MN वेंकटेचलैया। इन्होंने अपनी रिपोर्ट 2002 में सरकार को सौंपी थी। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मतलब कमीशन को क्या काम सौंपा गया था? देखिए, कमीशन का काम था पिछले 50 सालों के अनुभव के आधार पर यह देखना कि हमारा संविधान, उसके प्रावधान, वो कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, मतलब ये जांचना कि क्या वो आज की जो बदलती जरूरतें हैं उन्हें ठीक से स्मूथली पूरा कर पा रहे हैं या नहीं। समझ गए। तो एक तरह से ये कामकाज की समीक्षा थी। बिल्कुल सही। और ये जानना बहुत जरूरी है कि कमीशन का काम सलाह देना था, सिफारिशें करना था, संविधान को बदलना या दोबारा लिखना नहीं। हाँ, ये बात तो साफ थी। जी, उनके टर्म्स ऑफ रेफरेंस में भी ये स्पष्ट था कि जो भी सिफारिशें होंगी वो संविधान के मूल ढांचे, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर या बुनियादी विशेषताओं से छेड़छाड़ किए बिना होनी चाहिए। और ये सिफारिशें मानना या न मानना संसद पर था। हाँ बिल्कुल, ये पूरी तरह से सलाहकार थी, एडवाइजरी नेचर की। मानना ना मानना पूरी तरह संसद का विवेक था। कमीशन ने खुद ही अध्ययन के लिए करीब 11 प्रमुख क्षेत्र चुने थे। तो कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में जरूर कुछ चिंताएं भी जताई होंगी। एरियाज ऑफ कंसर्न क्या थे मुख्य रूप से? हाँ, कई चिंताएं थी। एक जो अहम बात सामने आई वो ये थी कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनमें लोगों का विश्वास वो कहीं ना कहीं कम हो रहा था। ये तो गंभीर बात है। जी। फिर राजनीति का बढ़ता अपराधीकरण, मतलब क्रिमिनलाइजेशन, चुनाव और शासन का बढ़ता खर्च, सामाजिक आर्थिक न्याय दिलाने की जो रफ्तार थी वो काफी धीमी पाई गई। और कानून व्यवस्था, कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति भी एक बड़ी चिंता थी। और साथ ही हमारी न्याय व्यवस्था पर जो बोझ बढ़ रहा है, मुकदमों में देरी, ये भी एक अहम मुद्दा उठाया गया था। तो जाहिर है इन चिंताओं को दूर करने के लिए कुछ सिफारिशें, रिकमेंडेशंस भी दी होंगी कमीशन ने। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकारों को लेकर कुछ खास? हाँ, मौलिक अधिकारों पर काफी ध्यान दिया गया। सिफारिश थी कि इनका दायरा और बढ़ाया जाए। जैसे आर्टिकल 15 और 16 हैं जो भेदभाव के खिलाफ हैं, उनमें सिफारिश की गई कि एथनिसिटी, सामाजिक मूल, राजनीतिक या अन्य मत, जन्म जैसे आधारों को भी जोड़ा जाए ताकि भेदभाव के खिलाफ सुरक्षा और मजबूत हो। और आर्टिकल 19, बोलने की आजादी? हाँ, आर्टिकल 19 में साफ तौर पर प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना पाने और देने का अधिकार, राइट टू रिसीव एंड इम्पार्ट इन्फॉर्मेशन, इसे जोड़ने की सिफारिश की गई। अच्छा। इसके अलावा कुछ नए मौलिक अधिकार जोड़ने की भी बात थी, जैसे अत्याचार या अमानवीय व्यवहार के खिलाफ अधिकार, राइट अगेंस्ट टॉर्चर। जी। और अगर किसी के अधिकार का उल्लंघन हो तो उसे क्षतिपूर्ति, कॉम्पेंसेशन पाने का अधिकार। और हाँ, 14 साल तक के बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। ये शिक्षा वाला अधिकार तो बाद में आया भी है ना? हाँ बिल्कुल, 86 संशोधन से ये जुड़ा। इसके साथ ही सुरक्षित पीने का पानी, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य देखभाल, इन सब को भी मौलिक अधिकार बनाने की सिफारिश थी। काफी व्यापक सिफारिशें थी मौलिक अधिकारों पर। अच्छा, चुनाव सुधारों पर भी जरूर कुछ कहा गया होगा, खासकर जब राजनीति के अपराधीकरण की चिंता थी। हाँ, चुनाव सुधारों पर तो बहुत जोर था। सिफारिश थी कि जिन लोगों पर गंभीर किस्म के अपराध, हेनस ऑफेंसेस जैसे हत्या, बलात्कार, तस्करी, डकैती, इनके आरोप तय हो गए हों, चार्जेस फ्रेम हो गए हों, हाँ, उन्हें चुनाव लड़ने से रोक दिया जाना चाहिए। सिर्फ आरोप तय होने पर ही? हाँ, सिफारिश यही थी। और अगर कोई ऐसे अपराध में दोषी पाया गया है, सजा हो गई है, तो उसे तो स्थायी रूप से परमानेंटली डिबार करने की बात थी। काफी सख्त। जी। इसके अलावा चुनावी खर्चे पर नियंत्रण और पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी लाने की बात थी। राजनीतिक दलों को जो चंदा मिलता है उसका हिसाब किताब रखना, उसे सार्वजनिक करना, इसके लिए नियम कड़े करने की सिफारिश थी। और वोटिंग सिस्टम पर भी कुछ था? हाँ, एक दिलचस्प सिफारिश थी कि जो मौजूदा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, जिसमें सबसे ज्यादा वोट पाने वाला जीत जाता है, भले ही वोट 50% से कम हो, हाँ, उसकी जगह 50% प्लस 1 वोट पाने वाले की जीत हो, इस पर विचार करने को कहा गया, ताकि जो जीते उसे कम से कम आधे से ज्यादा वोटरों का समर्थन हासिल हो। ये भी एक बड़ा बदलाव होता। अच्छा, संसद और विधानसभाओं के कामकाज को लेके भी कुछ सुझाव थे? हाँ बिल्कुल, एक अहम बात थी सांसदों और विधायकों के विशेष अधिकारों, प्रिविलेजेस को लेकर। सिफारिश थी कि इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए, डिफाइंड एंड डिलिमिटेड किया जाए। मतलब उनकी सीमा तय हो। जी, ताकि उनका गलत इस्तेमाल ना हो सके। आर्टिकल 105 में संशोधन का सुझाव था
ताकि ये छूट उन कामों पर लागू ना हो जिनका सदन की कार्रवाई से सीधा संबंध नहीं है। और सदन चलने को लेकर अक्सर ये बात उठती है कि बैठकें कम होती हैं। हाँ, इसीलिए सिफारिश की गई थी कि संसद और विधानसभाओं के लिए न्यूनतम बैठक दिवस तय किए जाएं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा के लिए साल में कम से कम 120 दिन और राज्यों की विधानसभाओं के लिए कम से कम 90 दिन, ताकि विधायी कामकाज ठीक से हो सके। जी बिल्कुल। और सरकार यानी एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका और प्रशासन के बारे में क्या सिफारिशें थीं? एक बहुत महत्वपूर्ण सिफारिश थी कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की। ये क्या होता है? इसका मतलब है कि जब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए तो उसी के साथ ये भी बताना होगा कि विपक्ष के पास वैकल्पिक नेता कौन है जो सरकार बना सकता है। अच्छा, ताकि सरकार गिरने पर तुरंत विकल्प मौजूद हो। हाँ, इसका मकसद था राजनीतिक अस्थिरता को कम करना। जर्मनी जैसे देशों में ये व्यवस्था है। और मंत्रिपरिषद का आकार, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, उसे भी सीमित करने की सिफारिश थी, सदन की कुल संख्या के 10% तक, ताकि बहुत बड़ी कैबिनेट ना बने। ये तो बाद में लागू भी हुआ। हाँ, 91वें संशोधन से ये हुआ। इसके अलावा लोकपाल की नियुक्ति का प्रावधान करने और सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI, को कानूनी गारंटी देने की बात भी प्रमुखता से कही गई थी। तो कुल मिला के देखें, ये कमीशन और इसकी रिपोर्ट ये संविधान के 50 साल के कामकाज का एक बहुत बड़ा और गहरा मूल्यांकन था, एक कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट। बिल्कुल, इसने कई जरूरी मुद्दों को सामने रखा जो उस समय बहुत प्रासंगिक थे, और उन पे सुधार के रास्ते भी सुझाए। जी। रिपोर्ट में कुल 249 सिफारिशें थी। जैसा हमने पहले कहा, ये सलाहकार थी, बाध्यकारी नहीं। लेकिन ये बात तय है कि इन्होंने बाद के कई संवैधानिक सुधारों और जो सार्वजनिक बहसें हुई उनको काफी हद तक प्रभावित किया, उनको एक दिशा दी। हाँ, ये तो है। और अगर हम इसे थोड़ा बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये दिखाता है कि संविधान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये एक जीवंत दस्तावेज है, एक लिविंग डॉक्यूमेंट है। सही कहा। और समय समय पर उसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा करना, बदलते समय के साथ उसमें जरूरी सुधारों पर विचार करना, ये एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और सोचने वाली बात ये भी है कि 2002 में जब ये रिपोर्ट आई, तब से आज 2024-25 में भारत और दुनिया दोनों ही काफी बदल गए हैं। हाँ, बहुत बदलाव आए हैं। नई चुनौतियां हैं, नई जरूरतें हैं, नई तकनीकें हैं। तो इससे एक सवाल मन में आता है कि आज के संदर्भ में संविधान के किन पहलुओं पर या किन संस्थाओं के कामकाज पर फिर से गहरी नजर डालने की एक समीक्षा की जरूरत महसूस हो सकती है। ये एक अहम सवाल है। ये सवाल हम अपने सुनने वालों के लिए छोड़ते हैं विचार करने के लिए। आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।